Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for TGT English. Let's start the class. Students, there are terms, forms and movements. And there are some questions related to this topic. Question number 1, what is canto? Canto क्या है? देखिए, recitable section of a long poem, lyrical stanza, a long poem, a poem of welcome. कैंटो का मीनिंग होता है किसी भी लॉन्ग पोएम का एक ऐसा सेक्शन जो रिसाइट किया जा सकता है दैट कैन बी रिसाइट, जिसे रिसाइट किया जा सकता है, मीन्स अ रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम. तो आंसर नंबर आपका क्या हो गया? ए. व्हाट इज कैंटो? अ रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम. बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार कर लीजिए. कैंटो किसी भी लॉन्ग पोएम का एक ऐसा सेक्शन है जिसे रिसाइट किया जाता है, जिसे गाया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज अ मोनोडी? मोनोडी किस तरह की पोएम है? अ पोएम ऑफ वेलकम, अ पोएम ऑफ सोरो, अ पोएम अबाउट नेचर, अ पोएम ऑफ मैरिज. तो जो मोनोडी है ये है अ पोएम ऑफ सोरो. अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए. मोनोडी होता है अ पोएम ऑफ सोरो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिक. आई थिंक यू ऑल हैव नोन अबाउट एपिक. सबको एपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा. एपिक एक बहुत लंबी एक नैरेटिव पोएम होती है जिसमें किसी कॉमन मैन की बात नहीं कही गई होती है, बल्कि कोई लीजेंड पर्सन होता है, कोई हीरो ऐसा होता है, या तो वो हिस्टोरिक होता है, हिस्टोरिक लीजेंड होता है, या फिर कोई मिथ से उठाया हुआ कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं एपिक. तो एपिक का जो मेन कैरेक्टर होता है वो कभी भी कोई कॉमन मैन नहीं होता. ठीक है. जैसे आपने प्रेमचंद की स्टोरीज पढ़ी थी, उन्हें एपिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके कैरेक्टर्स हमेशा किसी कोई ना कोई साधारण व्यक्ति होता था, कोई ना कोई कॉमन मैन होता था. जैसे आपने पढ़ा द लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया में जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो कौन है? गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध के विषय में लिखा गया है. तो गौतम बुद्ध एक स्प्लेंडिड कैरेक्टर है, एक मार्वेलस कैरेक्टर है जिसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है. तो एपिक हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य, और महाकाव्य कभी किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं लिखे जाते. हमेशा इनका जो मेन कैरेक्टर होता है वो ऐतिहासिक रूप से लीजेंड होता है. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर. अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इज टेलिंग द स्प्लेंडिड डीड ऑफ सम हीरो ऑफ हिस्ट्री और लीजेंड. ऑप्शन नंबर डी is the right answer. Next question, the term neo-romanticism can be associated with. जो ये वर्ड है न्यू-रोमांटिसिज्म, ठीक है, तो ये है डायलन थॉमस. एक वर्ड याद रखिए, नाम याद रखेंगे आप सभी. डायलन थॉमस इज एसोसिएटेड विद न्यू-रोमांटिसिज्म. सरलिज्म वॉज अ मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर. जैसे आपने बाकी सारे मूवमेंट को पढ़ा है, उसी तरह से सरलिज्म भी एक मूवमेंट था आर्ट एंड लिटरेचर में, विच ओरिजिनेटेड इन, जो कि ओरिजिनेट हुआ. कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? ये भी फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. सरलिज्म भी आर्ट एंड लिटरेचर का एक मूवमेंट था जो कि फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था. ठीक है. Stream of consciousness in literature denotes. What do you mean by the words stream of consciousness? हिंदी में बोलते हैं विचारों का प्रवाह या विचार सरिता. ठीक है. बोलते हैं विचारों का प्रवाह. विचारों का प्रवाह किसे बोलते हैं? जब हमारे माइंड में लाइन से विचार आते जाते हैं, तो उसको बोलते, एक फ्लो बन जाता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए लिखा है अ मोड ऑफ नरेशन दैट कैप्चर्स द फुल फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस. अभी मेंटल प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? थॉट्स. मेंटल प्रोसेस का मीनिंग हो गया यहाँ पे थॉट्स. तो किसी कैरेक्टर के जो थॉट्स होते हैं उनका फुल फ्लो यहाँ पे शो होता है, यानी कैरेक्टर के माइंड में आने वाले जो थॉट्स हैं उनका एक प्रवाह होता है, उनका एक स्ट्रीम होता है. दैट्स कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस.
स्ट्रीम का मीनिंग, वर्डली मीनिंग वैसे भी होता है सरिता, यानी कि रिवर, रिवर जो कंटिन्यू बह रही है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, विचारों की सरिता, विचारों का प्रवाह। तो यहाँ प्रवाह का मतलब ये हुआ कि माइंड में एक के बाद एक लगातार थॉट्स आते जा रहे हैं, एक फ्लो चल रहा है माइंड में। तो उसे कहते हैं साहित्य में, लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बाकी ये 3 ऑप्शंस आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आई थिंक अ मोड ऑफ नरेशन दैट कैप्चर्स द फुल फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। आप इन क्वेश्चंस के थ्रू उसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, बात ये नहीं है कि आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप इसकी सीरीज में आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो आई थिंक आप अपना टेस्ट तो कर ही चुके हैं। अब आपको इनका इलेबोरेशन जानना है कि इनको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, इनका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। तो अभी जो सही आंसर है उसको आप बहुत अच्छे से समझिए, ताकि अगर उसको दूसरे वर्ड्स में भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखा जाए, यानी कि वर्ड्स का मैनिपुलेशन होगा, मीनिंग सेम होगी, तो भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से सारे टर्म क्लियर होने चाहिए। आई थिंक आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस समझ में आ गई होगी। विचारों का एक प्रवाह होता है, एक फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, जो कि पर्टिकुलर जो भी आपका प्ले चल रहा है, जो भी आपका लिटरेरी वर्क है, उसमें जो कैरेक्टर होता है उसकी मेंटल प्रोसेस बताता है। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि अपने आप से बात करना। ऑन द स्टेज, यानी स्टेज में अपने आप से बात करना। टू एज टू अटर थॉट्स अलाउड, यानी कि विचारों को कैसे बोलना, जोर से बोलना। तो इसे क्या बोलते हैं, यानी कि एक इस तरह का प्ले में दिखाते हैं कि स्टेज पे एक व्यक्ति होता है जो अपने आप से बोल रहा होता है, और किससे बात कर रहा होता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि वो अपने आप से बात कर रहा होता है स्टेज पे, तो उसे क्या बोलते हैं। और दूसरी चीज, अपने आप से बात करने को हम थिंकिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोच रहे होते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। वॉट वी आर थिंकिंग इज नोन टू अस, हमें मालूम है, लेकिन हमें ऑडियंस को बताना है कि ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है, इसलिए उस समय पे वो कुछ अटर करता है प्रोसेस, यानी कुछ बोलता है। तो एक कैरेक्टर कुछ ऐसी बात बोलता है जो वो स्वयं से कर रहा है, वो बात सुनने के लिए कोई दूसरा लिसनर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड सोलिलोक्वे। ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सोलिलोक्वे क्या होता है। ये एक प्रकार का एकांत कथन होता है, अपने आप से बात करना, अपने मन के विचार को प्रकट करना, लेकिन अपने लिए ही, किसी दूसरे के लिए नहीं। और ये यहाँ पे एक जो लाइन आई है, एज टू अटर थॉट्स अलाउड, यानी कि बोलकर प्रकट करना जोर से। तो यहाँ पे ये जोर से सिर्फ इसलिए बोलता है कैरेक्टर, क्योंकि जब तक वो अपने विचार को अटर नहीं करेगा, उच्चारण नहीं करेगा, तब तक ऑडियंस नहीं समझ पाएगी कि वो किस विचार की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीन बाय डॉगेरल। देखिए डॉगेरल क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डॉगेरल में डॉग वर्ड मेन याद रखेंगे, तो इससे एक आप मोटा मोटा आइडिया ये लगाइए कि ये कोई बहुत ही शानदार चीज नहीं है। ठीक है, डॉगेरल डॉग से रिलेटेड है, तो कोई बहुत ही शानदार मार्वेलस नहीं है। ठीक है, तो इट इज अ रफ हैवी एंड जर्की वर्सिफिकेशन। ये कैसा वर्किफिकेशन, ये आपका वेरिफिकेशन है, यहाँ पे रफ है और हैवी है और जर्की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओकेजनल पोएम। देखिए ओकेजनल पोएम आप अगर ऐसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि जो ओकेजनली लिख दी गई हो, रैंडम लिख दी गई हो, तो आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, अ पोएम रिटन एट रैंडम। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पोएम रैंडम नहीं लिखी जाती, बल्कि ये ओकेजनल सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ओकेजन को हमें रिमाइंड कराती हैं, किसी पर्टिकुलर समय को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को रिमाइंड कराती हैं। यानी ये ऐसी पोएम होती है जो किसी विशेष समय, किसी विशेष समय की जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उनको
याद दिलाती है, यानी अ पोएम रिटन टू अडॉर्न और मेमोरीज अ स्पेसिफिक ओकेजन। ठीक है, यानी एक ऐसी पोएम जिसको लिखा जाता है एडॉर्न करने के लिए या मेमोरीज ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन की या स्पेसिफिक ओकेजन की मेमोरी। तो ओकेजनल में आप बिल्कुल ये मैं नहीं सोचेंगे कि ये ओकेजनली लिख दी जाती है, बात है कि इसमें किसी स्पेसिफिक ओकेजन की मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ इंसिडेंट, डिवाइस और फॉर्मूला विच रिकर्स फ्रीक्वेंटली इन लिटरेचर इज नोन एज। एक ऐसा इंसिडेंट या डिवाइस या फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंटली लिटरेचर में रिकर होता है, फिर रिकर होता है, फिर रिकर होता है, फ्रीक्वेंटली का मीन्स बार बार, उसे बोलते हैं थीम। ऑप्शन नंबर बी। तो थीम को इस तरह से डिफाइन किया गया है, अ टाइप ऑफ इंसिडेंट, डिवाइस और फॉर्मूला विच रिकर्स फ्रीक्वेंटली इन लिटरेचर इज नोन एज थीम। तो आप अपने जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं वहां पे थीम को इस तरह से डिफाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यू विल प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्लेटोनिक लव इज टुडे स्टैंड्स फॉर। प्लेटोनिक लव मैंने आपको पढ़ाया था, ये रियल लव होता है, ट्रू लव होता है, जिसमें ये लव जो होता है वो सोल से अटैचमेंट रखता है, बॉडी से अटैचमेंट नहीं रखता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियल लव ऑफ ब्यूटी, हेवनली ब्यूटी ऑफ गॉड। देखिए से जो आपका बी ऑप्शन है इसमें लव की बात ही नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन तो कहीं से भी सही नहीं ठहरता। लव डाइवोर्स्ड फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर, लव एज प्रोपाउंडेड बाय प्लेटो। तो सही आंसर है सी, एक ऐसा लव जो सेक्सुअल डिजायर से पूरी तरह से डाइवोर्स होता है, जहां पे बॉडी से कोई प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता है, सोल से अटैचमेंट होता है, ट्रू लव होता है, दैट्स कॉल्ड प्लेटोनिक लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, लव डाइवोर्स फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी क्लाइमेक्स क्या है। क्लाइमेक्स आप समझते हैं, जब क्लाइमेक्स के ऊपर फिर कुछ नहीं होता है, हमें लगता है कि स्टोरी में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ये हो गया, यानी कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेक्स। तो एंटी क्लाइमेक्स क्या है, ये क्लाइमेक्स से कुछ अपोजिट ही होगा, जैसा कि देखने में पता चल रहा है। फिर से देखेंगे पूरे क्वेश्चन को, लिखा हुआ है एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्लाइमेक्स को समझते हैं कि क्लाइमेक्स एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये आप जानते हैं, कहते हैं ना क्लाइमेक्स पे आकर के स्टोरी में ये हुआ, ये स्टोरी का क्लाइमेक्स था, यानी कि हम कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ थीम, उस थीम का हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस स्टोरी का हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो हाईएस्ट के मीन सबसे ऊंचा, उसके बाद कुछ नहीं होता है ऊंचा। तो एंटी क्लाइमेक्स जस्ट सिंकिंग आफ्टर क्लाइमेक्स, यानी क्लाइमेक्स के बाद फिर से नीचे उतरना, यानी कि किसी भी स्टोरी में क्लाइमेक्स आया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ये भी हो गया, तो अब ये आपका क्लाइमेक्स का पॉइंट है, अब धीरे 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 चीजें नीचे ही आएंगी। तो ये जो आपका है, जो सेकेंड वाली लाइन है, ये आपकी एंटी एंटी क्लाइमेक्स है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है, ये आपका क्लाइमेक्स है। तो सही आंसर क्या होगा एंटी क्लाइमेक्स का, सिंकिंग आफ्टर क्लाइमेक्स, सिंकिंग आफ्टर ये आप क्लाइमेक्स। हु इज पायनियर ऑफ गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल के पायनियर कौन थे, होरेस वॉलपोल, होरेक वॉलपोल ये गोथिक नॉवेल्स के पायनियर कहलाते हैं। इनको आप नोट्स में इस तरह से नोट कर सकते हैं, जब आप टाइप्स ऑफ नॉवेल लिख रहे हैं, जहां पे नॉवेल्स आप जहां पे आप फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल पढ़ेंगे,
फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ेंगे। वहां पे आप जब नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो गोथिक नॉवेल पढ़ेंगे, वहां पे आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। ओरिक वॉलपोल इज द पायनियर ऑफ गोथिक नॉवेल्स। फेमिनिन राइम्स मीन, ये फेमिनिन राइम क्या होती है देखेंगे। अ पोइट्री रिटन बाय वुमेन, जिन्हें नहीं मालूम होगा वो ये सोच रहे होंगे कि फेमिनिन राइम है तो अगर कोई पोइट्री वुमेन लिख रही है तो, या फिर रिटन अबाउट होम एंड फैमिली, नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग है। ना ही वो वुमेन के द्वारा लिखी गई पोएम होती है, ना ही वो होम एंड फैमिली के अबाउट लिखा जाता है उसमें, बल्कि राइम इन 2 सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स में जिस राइम को लिखा जाएगा, द सेकेंड अनस्ट्रेस्ड और दूसरा वाला अनस्ट्रेस्ड होता है, उसको फेमिनिन राइम कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होमिली, होमिली इन मिडिल इंग्लिश मीन्स, होमिली जो है HOMILY होमिली, उसको मिडिल इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शॉर्ट रिलीजियस डिस्कोर्स, एक छोटा धार्मिक कोई भी डिस्कोर्स होता है उसे बोलते हैं होमिली। ठीक है, तो ये भी आप टर्म को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। पिकारेस्ट नावल क्या होते हैं, किस चीज से डील करते हैं? पिकारेस्ट नावल विद अ रो एज अ हीरो, इसका हीरो जो होता है वो एक रो होता है। अब यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि आप एक काम करेंगे, जहां पे आपने टाइप्स ऑफ नॉवेल लिखा है, यदि नहीं भी लिखा है तो एटलीस्ट आप बना लीजिए कि टाइप्स ऑफ पोएम, टाइप्स ऑफ नॉवेल, टाइप्स ऑफ सोनेट, तो उसमें आप नॉवेल में पिकारेस नॉवेल के बारे में लिख सकते हैं। पिकारेस नॉवेल डील्स विद अ रो एज अ हीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटामीटर इज अ लाइन और लाइन कंसिस्टिंग ऑफ, पेंटामीटर में कितनी, पेंटामीटर जो एक लाइन है उसमें कितने फीट होते हैं? 5 फीट। पेंटामीटर 5 फीट, लर्न कर लीजिए। कोई कोई वर्ड ही आप एक दूसरे से एसोसिएट कर लेंगे, एग्जाम में आपको कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। पेंटामीटर 5 फीट। द टर्म एब्सर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम, जो एब्सर्ड शब्द है ये कहां से लिया गया है? द मिथ ऑफ सिसिफस, द मिथ ऑफ सिसिफस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। हमर्शिया विद रेफरेंस टू द ट्रेजिक हीरो मीन, हमर्शिया आपने पहले भी पढ़ा था, एक ऐसी एरर होती है जिसमें हम कुछ गलत जजमेंट कर बैठते हैं कैरेक्टर के बारे में, होता कुछ और है और उसे हम समझ कुछ और बैठते हैं। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार की क्या है? एरर ही तो है। तो ये हो गई एन इंटेलेक्चुअल एरर। और इसे इंटेलेक्चुअल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे समझ की कमी होती है, कुछ और चीज को हम कुछ और चीज समझ बैठते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल एरर ही तो है। तो हमर्शिया के बारे में जहां पे आपने लिखा हुआ है वहां पे हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एरर, ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल एरर है। ताकि हमर्शिया की जो डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी थी मेरी पहली क्लास में, वो अगर आपको एकदम से आपने लर्न किया है और समझा नहीं है तो आपको यहाँ पे लगेगा कि ये इंटेलेक्चुअल एरर कैसे है। या फिर अगर आप इसको पढ़ रहे हैं और जो डेफिनेशन है उसकी लैंग्वेज कुछ अलग है, तो आप दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ें या दोनों को नोट करते जाए साथ में, उसके साथ में इसको भी नोट करें। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है भाई? देखिए, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जॉन कीट्स की निगेटिव कैपेबिलिटी, आपको याद होगा। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार कि पहली चीज तो ये कैपेबिलिटी है, यानी कि हम कुछ करने की क्षमता है कि हाँ ये काम हो सकता है, लेकिन वो ये काम पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव कैपेबिलिटी है। यानी कि जब अनसर्टेनिटीज आने लगे, क्या आने लगे माइंड में? अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन मतलब किस चीज निश्चित नहीं है, तो अनसर्टेनिटीज आने लगे, फियर आने लगे, एंजाइटी आने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ये जो सारी की नकारात्मक चीजें हैं, जब ये माइंड में सेट होने लगती हैं कि, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बाहर होने लगती हैं, उसको बोलते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? द एबिलिटी, सारे ऑप्शंस को पढ़ते, द एबिलिटी टू ओवरकम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी कि बुरी चीजों को जीतने की एबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब कुछ जीतना है ही नहीं।
निगेटिव कैपेबिलिटी तो बिल्कुल अपोजिट है। इसका तो मतलब ये है कि माइंड में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, डर लग रहा है, चिंता लग रही है, अनिश्चितता लग रही है कि ये नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या सफलता मिलेगी, क्या सफलता मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर के हम इस चीज को लेके कैपेबल हो जाते हैं कि निगेटिव चीजों को लेकर के कैपेबल होने लगते हैं। कैपेबिलिटी आती है लेकिन निगेटिव, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, अब पैसिव सबऑर्डिनेशन टू एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभवों के प्रति सबऑर्डिनेट हो जाना, ये भी नहीं है। डीपर्सोनलाइज्ड इम्पैथी विद एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभवों को लेकर के डीपर्सोनलाइज्ड इम्पैथी दिखलाना, यानी अपने आप को उससे पर्सोनलाइज्ड से डीपर्सोनलाइज्ड कर लेना। दैट्स राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक क्वेश्चन आप समझते जाइए। जब ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है निगेटिव कैपेबिलिटी का, तो जॉन कीट्स का नाम आप हमेशा याद रखेंगे, जॉन कीट्स से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, कि किससे एसोसिएटेड है, किसे रिलेट करते हैं, किस पर्टिकुलर पोइट से, तो जॉन कीट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर और ट्रू ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के विषय में कौन सी बात सही है? पहली, मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, मैन प्रकृति का भाग है। मैन इज हायर ऑर्डर एनिमल, मैन जो है वो उच्च कोटि का प्राणी है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइंस मैन्स लाइफ, जो आपकी आनुवंशिकता है और जो वातावरण है वो मैन की लाइफ को डिटरमाइन करता है, या नन ऑफ दिस। तो जो नेचुरलिज्म है उसमें मैन को कहीं भी वरीयता नहीं दी गई है। नेचुरलिज्म वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर की बात की गई है। सो नन ऑफ दीज इज राइट हियर। Full fathom 5 thy father lies. Full fathom 5 thy father lies. F fa आ रहा है ना यहाँ पे। Illustrates rhyme, alliteration, internal rhyme, assonance। तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, क्योंकि जब एक ही लेटर बार बार यानी कि फ्रीक्वेंटली आता है एक ही लाइन में, तो दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को भी आप पढ़ते चलिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। तो एलिट्रेशन में एक ही चीज बार बार आती है। तो फुल, फैदम, 5, फादर, एफ आ रहा है यहाँ पे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाय ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इलियट मीन्स, तो क्वेश्चन में ही देखो क्लियर हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किससे रिलेटेड है? टीएस इलियट से रिलेटेड था ना। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे। कोरिलेशंस बिटवीन डिफरेंट पोएट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स दैट इवोक एन इमोशन, कंक्रीट इमोशन एंड थॉट्स, वर्ड्स टू नेम फीलिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता था ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई भी इवेंट जो इमोशंस को इवोक करते हैं, यानी कि कोरिलेट करते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिबर्टी विच पोएट टेक्स इज कार्ड। जो लिबर्टी पोएट्स लेते हैं उस लिबर्टी को क्या बोला जाता है? ठीक है, कोई इस प्रकार की जो लिबर्टी है जिसको पोएट यूज करते हैं वो होता है पोएटिक लाइसेंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें देखो एक वर्ड आया है सबसे ऊपर, पोएटिक जस्टिस। इसको भी एक चीज समझ लीजिए, पोएटिक जस्टिस क्या है? जब वाइस और वर्च्यू के साथ में जस्टिस होती है वो पोएटिक जस्टिस है। जैसे जो वाइस है वो वाइस शुड बी पनिश्ड एंड वर्च्यू शुड बी रिवॉर्डेड। जो वाइस है उसको पनिशमेंट मिल रहा है और वर्च्यू है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। तो ये क्या होती है? ये पोएटिक जस्टिस होती है। फिलहाल यहाँ पे लिबर्टी माने आजादी कहते हैं, आपके पास लाइसेंस है यानी कि आपको फ्रीडम है, आपको अधिकार है ये काम को करने का, तो एक प्रकार का पोएटिक लाइसेंस है। क्या? एक लिबर्टी जो पोएट्स के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, लिबर्टी, पोएटिक लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कॉमेडी ऑफ मैनर्स।
कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश्ड इन विच पीरियड। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समझेंगे कि हमने जब पढ़ा था आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हम लोगों ने इसके पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा था, आपने नोट्स भी बनाए थे। तो हम लोगों ने कौन से पीरियड में पढ़ा था कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स आए, फले फूले? तो वो पीरियड था रेस्टोरेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पीरियड था? रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर सेलिएंट। देखिए सेलिएंट है, ये साइलेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। साइलेंट मौन होता है, चुप होता है, और सेलिएंट प्रमुख होता है। सेलिएंट देन कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसी कॉमेडी है जहां पे एक्शन ज्यादा प्रमुख है कैरेक्टराइजेशन की तुलना में, उसको बोलते हैं मेलोड। ये आपका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी इरोनस, सॉरी बेटा ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, मैं आगे चलती हूँ। अ कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल। एक ऐसा कंपोजिशन जिसमें किसी की स्टाइल को इमिटेट किया जाता है, वो भी ह्यूमरस वे में। ठीक है, यानी आप देखते हो ना, जैसे कि कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा है, कोई किसी की मिमिक्री कर रहा है, तो मिमिक्री एक्टिंग में करते हैं, और यहाँ पे एक कंपोजिशन है, यानी कि एक रचना है, एक लिटरेरी वर्क है जिसमें किसी की स्टाइल को इमिटेट किया गया है, वो भी हास्यप्रद तरीके से, ह्यूमरस वे में। दैट्स कॉल्ड पैरोडी। पैरोडी आपने देखा होगा, बहुत सारे पैरोडिक सॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले से कंफ्यूज मत होगा, वो पीरियड से बना है पीरियोडिक, और ये है पैरोडी। तो पैरोडी हास्याप्रद होती है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, हास्याप्रद होती है। A stanza of 4 lines। 4 लाइन्स की जो स्टैंजा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं क्वाट्रेन। नेक्स्ट, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस यूज्ड इन बुक ऑफ विलियम जेम्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस आपने पढ़ा था, एक फ्लो होता है थॉट्स का जो कि कैरेक्टर के माइंड में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये जो टर्म था वो विलियम जेम्स की किसी एक बुक में, किसी पर्टिकुलर बुक में यूज किया गया था। विलियम जेम्स एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, और उनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसमें ही इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टर्म को पहली बार यूज किया था। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि विलियम जेम्स वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय। न्यू क्रिटिसिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? J.C. रैनसम। J.C. रैनसम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। ये किसकी बुक है भाई? 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी इज रिटन बाय W. इम्पसन। ऑप्शन नंबर ए। A correction by amending a correction resulting from critical editing। ठीक है, एक ऐसा करेक्शन होता है जिसमें अमेंड किया जाता है किसी करेक्शन को, रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग। जब कोई क्रिटिकल एडिट किया जाता है तो उसको बोलते हैं इमेंडेशन। ठीक है, इसको, ये नया पॉइंट है आपके लिए, इसको नोट करेंगे आप, इमेंडेशन, इसको डिफाइन करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकस डेरिडा। जैकस डेरिडा किससे बिलोंग करते हैं भाई? जैकस डेरिडा बिलोंग्स टू अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड क्रिटिक। ठीक है, अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड क्रिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटोट्स इज अ ग्रीक वर्ड। लिटोट्स कैसा वर्ड है भाई? लिटोट्स एक ऐसा वर्ड है जिसका क्या मीनिंग है? ये पहली बात तो लिटोट्स एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में एक पॉइंट ये नोट करेंगे कि लिटोट्स एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि ये एक यूनानी वर्ड है लिटोट्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज है कि इसका मीनिंग क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है प्लेन एंड सिंपल, यानी लिटोट्स का मीनिंग हो गया कि लिटोट्स क्या है? प्लेन है और सिंपल है। कैसा है? प्लेन है और सिंपल है। दूसरा आपका ओवर शूटिंग है।
ओवर शूटिंग। तीसरा है अंडर स्टेटमेंट, यानी कि अंडर स्टेटमेंट है। और इसके बाद चौथा है अफर्मेशन, यानी कि किसी बात को पक्की तरह से बताना, निश्चित तौर पे बताना। ठीक है, तो यहाँ पे अफर्मेशन इज राइट आंसर ही है। मिरेकल प्ले, मिरेकल प्ले क्या होते हैं भाई? देखो, मिरेकल का मतलब चमत्कार होता है। एक चीज आप समझ लीजिए, मिरेकल माने क्या होता है? चमत्कार। ठीक है, तो आप इनको कैसे याद रखेंगे भाई? चमत्कार कौन करते थे? साधु संत। साधु संत होते थे, वो तरह तरह के चमत्कार करते थे। तो द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टिर्स, ऐसी प्लेस जिसमें सेंट्स या मार्टिर्स की लाइफ के बारे में लिखा जाता है, दैट्स प्ले इज कॉल्ड अ मिरेकल प्ले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। A line of versing only 1 feet. A line of versing only 1 feet. 1 means मोनो। 1 का मीन्स क्या होता है? मोनो। तो मोनोमीटर आप ऐसे याद रखेंगे, 1 फीट सिंगल फीट है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मोनोमीटर। मोनोमीटर। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 37। यस, अ वर्ड हैविंग 1 सिलेबल, एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक ही सिलेबल होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मोनो का मतलब सिंबल होता है एक या सिंगल, तो 1 सिलेबल जिसमें होता है उसको मोनो सिलेबल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, यानी कि जिसमें 8 लाइन होती है, 8 लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर। बिल्कुल सिंपल है, ओटावा राइमा। ऑप्शन नंबर ए, ओटावा राइमा इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी? पैथेटिक फैलेसी किसका था भाई? जॉन रस्किन ने इन्वेंट किया था। तो रस्किन इज 4th नंबर, ऑप्शन नंबर डी लिख लेंगे आप, पैथेटिक फैलेसी बाय रस्किन। व्हाट इज गोथिक नॉवेल? अब गोथिक नॉवेल कैसे नॉवेल होते थे भाई? व्हाट इज गोथिक नॉवेल? अ नॉवेल विच, जब आप टाइप्स ऑफ नॉवेल पढ़ेंगे तभी आप गोथिक नॉवेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा अ नॉवेल विच ओरिजिनेटेड इन गोथ्स, ऐसे नॉवेल जो कहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे? गोथ्स में, या फिर हम बोल सकते हैं अ जर्मेनिक नॉवेल। अब यहाँ पे क्या सेंस हो गया? जर्मनी से हो गया। इसके बाद पूछा गया है अ टाइप ऑफ फिक्शन विच मिडवल सेटिंग, यानी कि मिडवल सेटिंग में थे, या फिर अ टाइप ऑफ फिक्शन सेटअप इन गोथिक बिल्डिंग। तो इसमें गोथ और गोथिक जहां पे भी आएगा वो तो आपका गलत आंसर होगा। सही आंसर है अ टाइप ऑफ फिक्शन विद, विच, विद नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी विच होगा, इसको विद कर ले, विच है जो, इसको विद कर लेंगे, विद मिडवल सेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी? ये अभी आप पढ़ चुके हैं, रस्किन का है ये। A line of words that has 5 feet. 5 feet means pentameter. Option number B. यहाँ पे आएगा a line of words that has 5 feet. That 5 feet is called pentameter. Next question. 6 iambic feet और 12 syllable. देखिए, iambic feet क्यों लिखा हुआ है? ये iambic feet होंगे, अगर 6 iambic feet होंगे तो syllable 12 होंगे, 5 iambic feet होंगे तो syllable 10 होंगे, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो जहां पे 6 एम्बिक फीट है और तो कितने सिलेबल होंगे? 12, 12 सिलेबल होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्राइन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलेक्जेंड्राइन के बारे में आपने पूछा भी था, अलेक्जेंड्राइन के बारे में कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि अलग से मैं बताऊं, तो आप समझ लीजिए, जहां पे ऐसी कोई पोएम होती है, ऐसी लाइन होती है जहां पे 6 एम्बिक फीट का यूज किया जाता है और एम्बिक फीट से सिलेबल हमेशा डबल होते हैं,
हमेशा याद रखना। जहां पे 6 iambic फीट होंगी मीन्स 12 सिलेबल्स होंगे, iambic लाइन्स होंगी, उसे अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। नेक्स्ट, द वेसेक्स ऑफ हार्डी, यानी कि हार्डी के जो वेसेक्स थे, इज एन इंस्टेंस ऑफ। तो देखो, जो द वेसेक्स है वो किस चीज का उदाहरण है? आप एक बात याद रखेंगे, जो वेसेक्स था वो किसका नाम था? जगह का नाम था, इस प्लेस का नाम था। ठीक है, देखिए वेसेक्स प्लेस है। तो सारे इनके ज्यादातर जो इन्होंने नॉवेल्स लिखे उनकी सेटिंग वेसेक्स में ही दिखाई, तो पर्टिकुलर रीजन के रूप में दिखाया, क्षेत्र के रूप में दिखाया। तो ये एक प्रकार का क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है, ये एक प्रकार का क्षेत्रवाद है। आप समझ रहे हैं? हार्डी में हर जगह वेसेक्स, आप जितने भी हार्डी के नॉवल देखेंगे वहां पे हर जगह वेसेक्स को पाएंगे। तो द वेसेक्स क्या है? इज एन इंस्टेंस ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉन्ग और हाइम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू अ डेड पर्सन। कोई भी जो पोइट्री होती है, जो किसी जो मॉर्निंग पोएम होती है, मॉर्निंग सॉन्ग होता है, यानी जिसको कैसे लिखा जाता है? किसी के दुख में बोल सकते हैं ना, कि किसी के मृत्यु हो गई है, उसके दुख में अगर लिखा जाता है, और खास तौर पे उस डेड पर्सन की याद में लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इलेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। An actor express his thoughts to the audience alone। जब कोई एक्टर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है alone मतलब अकेले में। ठीक है, दैट थेरेटिकल डिवाइस, किसी उस थेरेटिकल डिवाइस को क्या कहते हैं? तो अपने आप अकेले से बोलना क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, सोलिलोक्वे। ठीक है, अब अपने आप से बोलना, यानी कोई और सुनने वाला वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्वाइंड बाई। जो एक फ्रेज है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये किसने दिया था भाई? मार्टिन एस लाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी। पोइट्री इज म्यूजिकल थॉट, ये किसने कहा था? कार्लिल ने कहा था। तो कार्लिल की एक डेफिनेशन है अबाउट पोइट्री, इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा अवॉर्ड किया जाता है ये प्राइज। ठीक है, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रदान करती है इस पुरस्कार को, जिसको पुलित्जर पुरस्कार कहा जाता है। आई थिंक ये सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म। कौन है जो न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएट है, जुड़े हुए हैं? आई ए रिचर्ड्स, एंड दिस इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेटा 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी, जिसको मैंने सारे आंसर एलेबोरेट किए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इनको बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है और नोट्स बनाते जाना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी से तरह तैयार करके इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सीरीज दूंगी क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 51 से। इसके बाद हम लोग उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सुझाव देने हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज अपने कमेंट्स में मुझे बताएं। थैंक यू।